गुरुजी, आप मुझे पहचान रहे हैं? मैं आपका राहुल, जो गांव में आप नीम के पेड़ के नीचे पढ़ा रहे थे। तुम्हें देखकर हमें अपने आप पर गर्व हो रहा है बेटा। सब आपकी मेहनत और आशीर्वाद है गुरुजी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में सुबहें बहुत शांत हुआ करती थीं। खेतों में ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती थीं और दूर मंदिर की घंटी की आवाज पूरे वातावरण को पवित्र बना देती थी। उसी गांव में जन्मा था राहुल। राहुल के पिता राम नारायण सिंह गांव के संपन्न किसानों में गिने जाते थे। उनके पास अच्छी खासी जमीन थी, पक्का घर था और सम्मान भी। लेकिन राम नारायण की सोच बाकी लोगों से अलग थी। वे अक्सर कहते थे, जमीन जायदाद इंसान को अमीर नहीं बनाती, शिक्षा बनाती है। राहुल बचपन से ही तेज था। 5 साल की उम्र में ही उसे गांव के प्राथमिक विद्यालय में दाखिला दिला दिया गया। स्कूल बहुत बड़ा नहीं था, बस 3 कमरे, एक बरामदा और पीछे नीम का पेड़। उसी नीम के पेड़ के नीचे अक्सर कक्षाएं लगती थीं। स्कूल में केवल एक ही शिक्षक थे, हरिशंकर मिश्रा। पूरे गांव में उन्हें मास्टर साहब के नाम से जाना जाता था। सादा जीवन, ऊंचे विचार, ये बात उन पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। वे रोज साफ धोती कुर्ता पहनते, कंधे पर झोला लटकाए स्कूल आते और पूरे मन से बच्चों को पढ़ाते। पहले दिन जब राहुल स्कूल पहुंचा तो वो थोड़ा घबराया हुआ था। मास्टर साहब ने उसका नाम पूछा। नाम क्या है तुम्हारा? राहुल। राहुल सिंह, उसने धीमी आवाज में कहा। मास्टर साहब मुस्कुराए। डरो मत, यहां मार नहीं, प्यार और पढ़ाई मिलती है। धीरे धीरे राहुल पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा। वो बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे छुट्टी का इंतजार करते, वहीं राहुल छुट्टी के बाद भी स्कूल में बैठा रहता। उसे किताबों से प्यार था। एक दिन मास्टर साहब ने देखा कि राहुल गणित का सवाल बार बार हल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पास जाकर पूछा, समझ में नहीं आया? राहुल बोला, आया है गुरुजी, लेकिन मैं पूरी तरह समझना चाहता हूं। मास्टर साहब की आंखों में चमक आ गई। अगर आपके बचपन के गुरुजी के साथ कुछ यादें जुड़ी हुई हैं तो उनके सम्मान में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके उन्हें सम्मान दें। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बहुत आगे जाओगे बेटा। यही शब्द राहुल के जीवन की पहली प्रेरणा बने। समय के साथ राहुल और मास्टर साहब के बीच एक अलग ही रिश्ता बन गया। मास्टर साहब उसे केवल किताबें नहीं पढ़ाते थे, बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाते थे। वे कहते, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। जिसने गुरु का सम्मान किया, उसने भगवान का सम्मान किया। राहुल हर बात ध्यान से सुनता। कई बार शाम को वो मास्टर साहब के घर भी चला जाता। उनका घर बहुत साधारण था। पत्नी का देहांत वर्षों पहले हो चुका था। एक बेटा था जो शहर में नौकरी करता था। मास्टर साहब का जीवन बहुत सादा था। राहुल को देखते ही वे चाय बनाते और कहते, तुम पढ़ लिख जाओगे तो इस गांव का नाम रोशन करोगे। राहुल मुस्कुराता, लेकिन उसके मन में सचमुच एक सपना आकार लेने लगा था, बड़ा अफसर बनने का सपना। राहुल 8वीं कक्षा में था तब उसके पिता ने निर्णय लिया कि अब उसे बड़े शहर में पढ़ाया जाएगा। दिल्ली में अच्छे स्कूल हैं, प्रतियोगिता है, वहां पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, राम नारायण ने कहा। राहुल का मन उदास हो गया। उसे गांव, स्कूल और सबसे ज्यादा मास्टर साहब की याद आएगी। दिल्ली जाने से पहले वो मास्टर साहब से मिलने गया। उनके चरणों में झुक गया। गुरुजी, मैं जा रहा हूं। मास्टर साहब कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जाओ बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, जितना ऊंचा उड़ो अपनी जड़ों को मत भूलना। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। मैं एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटूंगा गुरुजी। मास्टर साहब ने आशीर्वाद दिया, तुम जरूर बनोगे। गांव की मिट्टी से निकला राहुल अब दिल्ली की भीड़ में खड़ा था। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती हुई भीड़, तेज गाड़ियों की आवाज, सब कुछ अलग था। उसके पिता राम नारायण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डरना मत बेटा, यही दुनिया तुम्हें पहचान देगी। दिल्ली में उनका एक मकान पहले से ही था। राहुल का दाखिला शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में करा दिया गया। यहाँ पढ़ाई का स्तर गांव से बिल्कुल अलग था। बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे, महंगे बैग और किताबें लाते थे। पहले दिन राहुल क्लास में चुपचाप बैठा रहा। उसे लगा जैसे वो पीछे छूट गया है। लेकिन तभी उसे मास्टर साहब की आवाज याद आई, कठिन रास्ते ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। राहुल ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। सुबह 5 बजे उठता, रात तक पढ़ता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वो क्लास में अव्वल आने लगा। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके पिता से कहा, आपका बेटा असाधारण है, इसे बड़े सपने देखने दीजिए। उसी दिन राहुल ने तय किया, वो सिर्फ पढ़ लिख कर नौकरी नहीं करेगा, बल्कि IAS अधिकारी बनेगा। उसे पता था कि यह आसान नहीं है, लेकिन उसके मन में गुरुजी का आशीर्वाद था।
12वीं में अच्छे अंक लाने के बाद राहुल ने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां उसका दायरा और बड़ा हुआ। देश के अलग अलग राज्यों से आए छात्रों के बीच रहकर उसने समझा कि भारत कितना विशाल और विविध है। कॉलेज के दिनों में ही उसने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। लाइब्रेरी उसका दूसरा घर बन गई। दोस्त पार्टी करते, फिल्म देखने जाते, लेकिन राहुल किताबों में डूबा रहता। कई बार उसे अकेलापन महसूस होता, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, मुझे गुरुजी का सपना पूरा करना है। पहली बार जब उसने यूपीएससी की परीक्षा दी तो वो प्रीलिम्स में ही असफल हो गया। उस दिन वो देर तक कमरे में चुपचाप बैठा रहा। मन में सवाल उठ रहे थे, क्या मैं सच में काबिल हूं? लेकिन अगले ही पल उसे मास्टर साहब की मुस्कान याद आई। उसने आंसू पोंछी और फिर से किताब खोल ली। दूसरे प्रयास में वो इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन अंतिम सूची में नाम नहीं आया। ये झटका और भी गहरा था। पिता ने फोन पर कहा, बेटा, हार मानना मत, असली जीत वही है जो मुश्किल से मिले। राहुल ने खुद से वादा किया, अब पीछे नहीं हटूंगा। उसने दिन रात एक कर दिया। अखबार, नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से करने लगा। तीसरे प्रयास का परिणाम घोषित होने वाला था। दिल जोर से धड़क रहा था। जब उसने वेबसाइट पर अपना रोल नंबर देखा, उसकी आंखें भर आईं। राहुल सिंह, ऑल इंडिया रैंक 42। वो कुर्सी से उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। पिता ने उसे गले लगा लिया। मेरा बेटा अब अफसर बन गया। लेकिन उस खुशी के बीच राहुल के मन में एक ही चेहरा उभरा, गुरुजी का। उसने तुरंत गांव फोन मिलाया, लेकिन पता चला गुरुजी अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं। आंखों से कम दिखाई देता है। वे अब स्कूल नहीं जाते। राहुल ने मन ही मन प्रण लिया, मैं एक दिन उसी जिले में सेवा करूंगा जहां मेरे गुरुजी हैं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जब उसकी पहली बड़ी पोस्टिंग की सूची आई तो वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे उसी जिले का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया था जहां उसका गांव था। उसकी आंखें नम हो गईं। ये संयोग नहीं था, ये शायद गुरु का आशीर्वाद था। जिला मुख्यालय में उस दिन जन सुनवाई का दिन था। सुबह से ही कलेक्ट्रेट के बाहर लंबी कतार लगी थी। कोई पेंशन की समस्या लेकर आया था, कोई जमीन के कागजात के साथ खड़ा था, तो कोई पुलिस की शिकायत लेकर परेशान था। भीड़ में एक दुबली पतली काया भी थी। सफेद धुंधली धोती, कंधी पर पुराना गमछा, हाथ में लकड़ी की लाठी, झुकी हुई कमर और धुंधली होती आंखें। वे थे मास्टर हरिशंकर मिश्रा। समय ने उन्हें बहुत बदल दिया था। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, आंखों की रोशनी कम हो गई थी। पत्नी पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। बेटा जो कभी शहर में नौकरी करता था अब उसी घर में रहता था, लेकिन पिता के लिए उसका व्यवहार बदल चुका था। मास्टर साहब के पास गांव में कुछ पुश्तैनी जमीन थी। वही जमीन अब विवाद का कारण बन गई थी। उनके बेटे ने बहू के कहने पर कागजात अपने नाम करवाने की कोशिश की। जब मास्टर साहब ने विरोध किया तो घर का माहौल बदल गया। बाबूजी, अब आप क्या करेंगे जमीन का? बहू ने एक दिन ताना मारा। हमें भी अपना भविष्य देखना है। मास्टर साहब ने शांत स्वर में कहा, जब तक मैं जिंदा हूं जमीन मेरे नाम रहेगी। बस उसी दिन से उनके लिए घर का व्यवहार बदल गया। खाना समय पर नहीं मिलता, बात बात पर ताने, कभी कभी ऊंची आवाज। एक दिन बेटे ने गुस्से में कहा, आपको जो करना है कर लीजिए, हमने कागजात बनवा चुके हैं। ये सुनकर मास्टर साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन वे लाठी टेकते हुए थाने पहुंचे। दरोगा ने फाइल देखी, फिर ऊब कर बोला, बाबा, ये पारिवारिक मामला है, आपस में सुलझा लो। लेकिन बेटा, ये जमीन मेरे नाम है। मास्टर साहब की आवाज कांप रही थी। जाओ जाओ, हमें और भी काम है, सिपाही ने इशारा कर दिया। मास्टर साहब बाहर आकर बरामदे की सीढ़ी पर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। जिसने पूरी जिंदगी बच्चों को न्याय और ईमानदारी सिखाई, आज उसी की सुनवाई नहीं हो रही थी। आखिर किसी ने सलाह दी, बाबा, जिलाधिकारी के यहां जाओ, जन सुनवाई में सुनवाई हो जाएगी। और आज वे उसी उम्मीद के सहारे यहां खड़े थे। लंबी कतार थी, धूप तेज थी। मास्टर साहब बार बार अपनी आंखें मलते। उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। पास खड़ा एक युवक बोला, बाबा, आप बैठ जाइए। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं बेटा, जब तक बारी ना आ जाए। अंदर विशाल कक्ष में जिलाधिकारी राहुल सिंह जन सुनवाई कर रहे थे। वे एक एक व्यक्ति की बात ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आदत थी हर शिकायत खुद पढ़ना, हर व्यक्ति की आंखों में देखकर बात करना। अगला नंबर आया। दरवाजे पर खड़े चपरासी ने आवाज लगाई, अगला फरियादी अंदर आए। मास्टर साहब धीरे धीरे लाठी टेकते हुए अंदर पहुंचे। राहुल फाइल देख रहा था। उसने सिर उठाया। उसकी नजर उस झुकी हुई काया पर पड़ी। सफेद धोती, पुराना गमछा, कांपते हाथ, कांपते आवाज। राहुल का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। ये चेहरा, ये चाल, ये आवाज। मास्टर साहब ने कांपती आवाज में कहा, साहब, मेरी जमीन। बस वही आवाज। राहुल की आंखें फैल गईं।
कुर्सी से उठते हुए उसके होंठ कांपे। गुरुजी! कमरे में बैठे सभी अधिकारी चौंक गए। राहुल तेजी से आगे बढ़ा और सबके सामने वो झुक गया और मास्टर साहब के चरणों में गिर पड़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। मास्टर साहब घबरा गए। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं? राहुल की आंखों से आंसू बह रहे थे। गुरुजी, मैं राहुल, आपका वही छात्र। मास्टर साहब ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छूने की कोशिश की। राहुल, मेरा राहुल। उनकी धुंधली आंखों से आंसू बह निकले। तू इतना बड़ा अफसर बन गया? राहुल ने उनके पैरों को पकड़ लिया। जो भी हूं, आपकी वजह से हूं। कमरे में खड़े लोग स्तब्ध थे। एक जिलाधिकारी अपने बूढ़े शिक्षक के चरणों में। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उस दृश्य को देखकर स्तब्ध था। जिलाधिकारी राहुल सिंह, जिनसे मिलने के लिए लोग महीनों इंतजार करते थे, आज अपने गुरु के चरणों में झुके हुए थे। राहुल ने खुद को संभाला, आंसू पोंछे, फिर बड़े सम्मान से मास्टर साहब को अपनी कुर्सी पर बैठाया और खुद सामने खड़ा हो गया। गुरुजी, पहले आप बैठिए, आज आपकी अदालत लगी है। कमरे में खड़े अधिकारी, पुलिसकर्मी, कर्मचारी, सबकी आंखों में आदर था। राहुल ने बहुत शांत स्वर में पूछा, गुरुजी, पूरा मामला बताइए। मास्टर साहब ने कांपती आवाज में सारी बात बताई। जमीन, बेटे का व्यवहार, बहू के ताने, थाने की। अगर आपको आगे की पूरी कहानी को देखनी है तो कमेंट बॉक्स में पूरी कहानी लिखकर टाइप करें, मैं आगे बनाकर जल्दी ही डाल दूंगा। और ये सच्ची घटना देखकर आपके दिल में गुरु के प्रति सम्मान जागा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।